नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो क्लास इतिहास का शुरू किए थे 10वां चैप्टर से, उसी क्लास के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में उपनिवेशवाद चैप्टर शुरू किए थे। 3 क्लास हो गया था, 3 पार्ट उसका हो गया है ना। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग को याद होगा। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है ना। पहले ये चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। इतिहास है और इसका जो अध्याय है वो कितना अध्याय है? अध्याय 10वां है। आप लोग बताइएगा। तो पहला चैप्टर से भी शुरू हो सकता है ना। तो 10वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद यानी भारत की गुलामी से लेकर भारत की आज़ादी तक का इतिहास होगा, आधुनिक भारतीय इतिहास है ना। तो इसका हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, उपनिवेशवाद मतलब भारत में क्यों उपनिवेश स्थापित हुआ है ना। उसके बाद स्थापित क्यों, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे राजस्व बंदोबस्त की नीतियाँ, राजस्व बंदोबस्त की नीतियाँ। और इसमें हम लोग 3 नीति के बारे में बात किए थे, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त है ना। तो ये बात हो गया था। हम लोग जो क्लास होगा आज हम लोग का, वो होगा 3 टॉपिक पर। आगे भी हो सकता है लेकिन 3 टॉपिक मुख्य है ना। एक संथाल विद्रोह। पहले तीनों को यहाँ देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे अभी है ना। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लास समझ में आ रहा होगा। इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर भेज दिया गया है इतिहास का है ना। आप वहाँ जाके लिख सकते हैं। जो हम लोग इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, चलिए पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ हम लोग और पढ़ेंगे एक अकाल के बारे में। हालांकि अकाल इसी में आ जाएगा। एक टॉपिक और है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत देखेंगे क्या होता है ना। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में कि भारत से जो धन है वो एक तरफा प्रवाह हुआ है। अभी बात करने वाले हैं, पहले इसको समझिए। जो संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह एक जनजाति विद्रोह है। पहली बात ये है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप का यूज करना होगा। तो मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बना रहा हूँ है ना। आप लोग तो समझदार आदमी हैं, समझ जाइए कि ये भारत का ही मैप है, ठीक है। तो ज़्यादा ही ऊपर चला गया है लेकिन आप लोग तो समझदार आदमी है, ये है। चलिए देखिए, जो संथाल विद्रोह है एक प्रकार का जनजाति विद्रोह है। पहली बात है ना, संथाल विद्रोह क्या है? जनजाति विद्रोह, मतलब जनजाति है। संथाल कौन है? एक जनजाति है, यानी जो जनजाति कौन होते हैं? जो जंगल में निवास करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले ये जो जनजाति है वो सदियों से ना मतलब जंगल में निवास करते आ रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारत आए ना, उसने देखा कि भारत में जो वन है बहुत संपदा है, वन बहुत ज़्यादा है ना। अब उनको वन की आवश्यकता पड़ी, मतलब लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो उसने क्या किया? वन वन कानून लाया, वन नीति लाया, जिसके तहत वन को अब सरकार का संपत्ति घोषित किया गया। और जो वहाँ रहने वाले जनजाति हैं, जो उसी में रहते थे, उसी में अपना भोजन चाहे जो भी अपना क्रियाकलाप था उसी में करते थे। उनका एक प्रकार का घर था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसने क्या किया? जनजाति लोग का समझिए कि उनका वन से बेदखल कर दिया गया, वन से बेदखल कर दिया गया। ऐसे में हमको समय समय पर बहुत सारे जनजातीय विद्रोह देखने को मिलती है। जनजाति विद्रोह में एक जो विद्रोह है वो है, एक मिनट, एक जो विद्रोह है संथाल विद्रोह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइए समझिए क्या।
तो संथाल विद्रोह एक जनजाति विद्रोह है। कौन सा क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ? तो आप देखिएगा तो ये जो बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है ना, भागलपुर का क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये विद्रोह देखने को मिला। कब ये विद्रोह कब हुआ? तो ये विद्रोह हुआ है 1855-56 के दौरान। 1855-56 के दौरान विद्रोह के कारण क्या थे, या फिर पहले नेता की बात कर लेते हैं। नेता कौन थे? विद्रोह का कोई तो नेतृत्व करेगा ना। विद्रोह का जो नेतृत्व किए वो किए थे सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू दो जनजाति हैं संथाल विद्रोह में ही, मतलब संथाल जनजाति हैं, और इन्होंने क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया या शुरुआत किया। विद्रोह का, संथाल विद्रोह का कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का कारण था जो अंग्रेजों की वन नीति थी। वन नीति के कारण क्या हुआ? जनजाति को वन से बेदखल किया जाना, है ना। यानी जो वन नीति के कारण क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के वन नीति के कारण जनजाति को वन से बेदखल कर दिया गया, है ना। तो ये इसके कारण है। जब ये विद्रोह हुआ तो इसका कैसे विद्रोह हुआ, मतलब क्रियाकलाप की बात करें तो जनजाति लोग, है ना, पुराने हथियार या धनुष वगैरह का, है ना, धनुष सबका इस्तेमाल करके उस आधुनिक तकनीक से लैस अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, है। अगर बात करें तो इनकी मांगे क्या थी? तो इनकी यही सब मांगे की थी कि इनको स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए, स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए, इनके जमीन या वन वापस किया जाए, है ना, वापस किया जाए, है ना। इनके मतलब बाहरी कोई हस्तक्षेप न करे, इनके आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप न हो, है ना। ये इनकी मांगे थी। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था, जस्ट 1857 की क्रांति से 1-2 साल पहले, है ना। अगला चैप्टर ही 1857 की क्रांति। ये संथाल विद्रोह के बारे में जो बात था, है ना, यहाँ पर रख दिया गया है। क्या क्या याद रखना है आपको? रखना तो वैसे पूरा है, लेकिन मेन क्या क्या याद रखना है तो आप याद रखिएगा ये कब हुआ है, इनके नेता कौन थे और इनकी मांगे क्या थी। ये सवाल पूछा गया है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, ये 1 नंबर का और, है ना, ये कहाँ हुआ है? तो बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में ये जनजाति विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगला जो है वो धन निष्कासन का सिद्धांत। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? धन निष्कासन का सिद्धांत। समझिए क्या है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इसका नोट्स मैं दे दूंगा, तो टेलीग्राम में आप जुड़कर ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा वहीं से, है ना। ये तो खैर रफ है ना, बोर्ड पर समझाने के दौरान ऐसे लिखता हूँ मैं। अगला है धन निष्कासन का सिद्धांत। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी धन का निष्कासन। सिंपल सी बात है, चलिए समझिए क्या है धन का निष्कासन। देखिए ये भारत है, अब भारत में व्यापार कौन करने आए? अंग्रेज। कौन करने आए? अंग्रेज। चलिए इधर बना देते हैं अंग्रेज, ब्रिटेन। चलिए, और ये रहा भारत। तो जब ये भारत में आए ना, तो शुरू में व्यापार करने आते थे, तो उस समय तो अपने साथ सोना चांदी ये सब लाते थे, और यहाँ से अपनी जो भी कच्चा माल है या मसाला वगैरह है वो सब ले जाते थे। लेकिन जब 1757
कि प्लासी की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, तो उनका नियंत्रण भारत में हो जाता है ना। अब जब नियंत्रण हो जाता है तो वो अब जो सोना चांदी लाते थे व्यापार के लिए, अब वो लाना बंद कर दिए, है ना। अब क्या होगा कि भारत में जो पहले कुछ मतलब कच्चा माल या फिर मसाला जो जाता था उसके बदले में कुछ ना कुछ आता था। लेकिन जब भारत में मतलब ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, तो अब ब्रिटिश क्या करेंगे, यहीं के पैसा से, है ना, यहीं के पैसा से सामान को खरीदेंगे और सामान को खरीद कर फिर अपने देश में भेजेंगे, है ना। सोचिए, यही का पैसा है। राजस्व बंदोबस्त पढ़े आप लोग कि राजस्व की नीति के तहत क्या किया इसने, रैयतबाड़ी अस्थाई, इसके तहत लगाना, किसानों से लगा लिए और लगा लिया और पैसा हुआ, पैसा से यही पैसा से क्या किए, भारत का सामान खरीदा और अपने देश में जाकर बेच दिए, चाहे कच्चा माल हो या फिर मसाला हो। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है यही है, यानी धन का निष्कासन हो रहा है भारत से ब्रिटेन, और भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। अंदाजा लगाइए कि 1764 से लेकर 1947 तक लगभग 200 साल, कितना है ना, कितना धन गया होगा, है ना। जो बैठ के जीवन भर ये ब्रिटेन खाते थे अब कंगाल बन चुके हैं, क्योंकि उपनिवेश चला गया, है ना। तो कैसे कैसे जाता था, तो एक तो यहीं के सामानों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, यानी यहीं के वस्तु खरीद कर फिर अपने देश में जाकर बेचना, मतलब, है ना। हाँ, दूसरा वेतन के तौर पर, यानी जो ब्रिटेन के अधिकारी सैनिक यहाँ काम करने आते थे 5 साल 10 साल जो भी जितना साल उनका रहा हो, तो उनका वेतन भारत के पैसों से ही दिया जाता था, भारत के राजकोष से। सोचिए, यहाँ का अधिकारी है और यहाँ काम करने आया है, यहाँ का पैसा नहीं, यहाँ का पैसा उसको दिया जा रहा है। अब जब अपने देश में जाएंगे तो क्या होंगे, मतलब कहा जाता है कि जब अपने देश में जाते थे तो उनको मतलब अमीरों की गिनती में शामिल किया जाता था कि अभी सबसे अमीर आदमी बन चुका है ना। तो ये वेतन और पेंशन के रूप में, पेंशन भी सोचिए, मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया तो पेंशन जा रहा है यहाँ से, भारत से जा रहा है, भारत के खजानों से जा रहा है। ब्रिटेन में जो अधिकारी बैठते थे, है ना, उनका जो भारत के लिए, है ना, काम करते थे, उनका पैसा भी, उनका वेतन भी भारत के खजानों से दिया जाता है। सोचिए कितना बड़े पैमाने पर जा रहा होगा पैसा। कोई भी क्षेत्र जितना हो, सैनिकों का पूरा वेतन सब भारत के पैसों से। अब इस बात का उजागर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया, है ना। फिर दादा भाई नौरोजी आप नाम सुने होंगे। मतलब धन का निष्कासन एक तरफा प्रवाह हो रहा है, वो इस बात का उजागर जो किए हैं वो किए हैं दादा भाई नौरोजी ने, है ना। इनका पुस्तक है क्या नाम है, पॉवर्टी इन अन एंड ब्रिटिश, क्या नाम है, ध्यान में नहीं जा रहा, देखना होगा। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इंडिया, रूल इन इंडिया। अगर आपको पता हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है पुस्तक का नाम उनका, लेकिन यही है ना, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इस पुस्तक जब 1901 में छपा था तो इसमें पहली बार उजागर हुआ कि कैसे कैसे पैसा जा रहा है। लेकिन इससे पहले दादा भाई नौरोजी बता चुके थे कि भारत से धन बड़े पैमाने पर ब्रिटेन की तरफ जा रहा है ना, ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, यही धन का निष्कासन है ना। समझ में आ रहा होगा बात, कितना बड़े पैमाने पर जा रहा है, वेतन के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, या फिर कच्चे माल के रूप में हो, तो ये सब धन का निष्कासन है ना। अगला जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है अकाल। क्या है, अकाल। देखिए, अकाल तो पहले भी पड़ता था,
चाहे प्राचीन काल हो या फिर मध्यकाल हो। आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो उसने क्या किया था, सारा राजपाट छोड़कर कर्नाटक चला गया था श्रवण बेलगोला में, जैन धर्म को अपनाकर। अब अकाल तो पड़ता था, हम मध्यकाल में भी देखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय अकाल पड़ा था, तो उसने क्या किया था, मतलब किसानों को ऋण दिया था, है ना। तो और आगे चल के इनके फिरोज शाह तुगलक के समय भी, फिरोज शाह तुगलक के समय जब अकाल पड़ा तो उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर नहर भी बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब अकाल प्राचीन काल से भी पड़ता था, मध्यकाल में पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों के समय ना बहुत ज्यादा मात्रा में हमको दिखाई देती है, खासकर 1757 के बाद से। कारण क्या है, लगान जो वसूला जाता तो कठोरता तरीका से, है ना, कठोर तरीका से लगान वसूलना। यानी अगर लगान जो वसूला जा रहा है वो कठोर तरीका से वसूला जा रहा है ना। इससे क्या होगा कि अगर लगान वसूला जा रहा है कठोर तरीका से, इसका तात्पर्य हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है, मतलब जो किसान है, वो लगान देने में असमर्थ है, तो ऋण ऋण ले रहे हैं साहूकार से, और एक बार ऋण की जंग में फंस गए तो निकल नहीं पाते थे। अंग्रेजों के समय सिंचाई का कोई साधन का उपयोग नहीं किया गया, सिंचाई के लिए कुछ नहीं ध्यान दिया गया, है ना। बड़े पैमाने पर यहाँ से यहाँ अनाज जाता था, खाद्यान्न फसल, खाद्य फसल बड़े पैमाने पर जाता था, भारत के लिए खुद नहीं और ब्रिटेन के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में जब भी अकाल पड़ता तो क्या होता, है ना, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते। तो अकाल के ये कारण है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है। हम लोग 3 टॉपिक देखे हैं, संथाल विद्रोह, धन निष्कासन का सिद्धांत जो महत्वपूर्ण था, और उसके बाद अकाल। ठीक है, तब तक के लिए आज इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, कि 10:30 बज चुका है ना। मैं रात में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि दिन में मतलब वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिलता, और फिर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है, शोर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए रात में ही वीडियो बनाता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आप वीडियो पर बने रहें, है ना। इसका जो नोट्स वगैरह है वो 2-3 दिन में 3-4 क्लास का एक ही बार आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो पिछले 3 दिन का जो क्लास हुआ था वो आपको तो टेलीग्राम पर चला गया था, कुछ बच्चे लिख भी लिए होंगे, है ना। तो और कोई अगर समस्या होता है तो आप बताइएगा कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आया ही होगा। इतना सिंपल बात है तो क्या नहीं आएगा। चलिए, धन्यवाद।